नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में आज बात करेंगे हम गवर्नर की यानी राज्यपाल की। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। इस सेशन में हमारी दूसरी क्लास है। हम आपको सबसे पहले बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रिवीजन के तौर पर राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम गवर्नर टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम HCS से 2017 जिसका एग्जाम 19 में हुआ था, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। बताएंगे आपको वो क्या था वो क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। केंद्र के संघ लोक सेवा आयोग के समांतर राज्यों में भी राज्य लोक सेवा आयोग है। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 में ही राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियों के अलावा इसके गठन तथा सदस्यों की नियुक्तियां बर्खास्त की इत्यादि का उल्लेख किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में संविधान के किस भाग में बात की गई है। आंसर 14। किस अनुच्छेद में बात की गई है। अनुच्छेद 315 से 323। आगे, भले ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन इन्हें केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। क्वेश्चन आएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है। इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। आगे हम आपको बता दें एक या एक से अधिक स्टेट अगर चाहें तो अपना संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनवा सकते हैं कानून के द्वारा। जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है उनके सदस्यों की नियुक्ति सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ना कि राज्यपाल द्वारा। हम आपको बता दें कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 62 वर्ष, जो पहले हो जाए वही होता है। इसके अलावा अब हम स्टार्ट करते हैं गवर्नर और बताते हैं आपको हम लास्ट टाइम क्वेश्चन कैसे आया था। लास्ट टाइम गवर्नर से क्वेश्चन आया था। एक साइड आर्टिकल दे रखे थे, आर्टिकल 153, आर्टिकल 154, 155, 156 और एक साइड उनके बारे में पूछ रखा। बताएंगे हम आपको क्या था वो। चलो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है क्योंकि मेन प्रमुख तो मुख्यमंत्री होता है और राज्य की सभी कार्रवाई उसी के नाम पर होती है, यानी राज्यपाल के नाम पर राज्य की सभी कार्रवाई होती हैं। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि सिफारिश करेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल वो मंडल जिसका अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं और नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। यह राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है। राज्यपाल जो होगा वो राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पे कार्य करता है। सामान्यतः राज्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु वह इस अवधि से पूर्व भी राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर सेवानिवृत्त हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं क्या कहता है भारत का संविधान राज्यपाल के बारे में। संविधान के 6ठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद व राज्य के महाधिवक्ता, जिसे हम कहते हैं एडवोकेट जनरल। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है। इसमें शामिल होंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, जिसके बारे में अनुच्छेद 165 में बताया गया है। यह आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट, आप रिवाइज करना है, इसको याद कर लेना। अब हम आपको बताते हैं इस तरह राज्य में उपराज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं होता, जैसे कि केंद्र में उपराष्ट्रपति का नहीं होता। अब क्या कहता है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होना चाहिए। ये भी एग्जाम में आया था। अनुच्छेद 153 क्या कहता, आगे पूछा था उन्होंने। ठीक है, राज्य के कार्यकारी के तहत यानी कि राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें होना चाहिए राज्यपाल, मंत्रियों की परिषद में आप मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों आ गए, और राज्य का महाधिवक्ता जो कि एडवोकेट जनरल, जो इसके बारे में अनुच्छेद 165 में ये होने चाहिए। आगे, राज्यपाल भी राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो अपने कार्य संबंधित राज्य की मंत्रियों की परिषद की सलाह के अनुसार करता है, यानी कि राज्यपाल वही कार्य करेगा जो राज्य की मंत्रियों की परिषद, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, वो कहेगा, वही कार्य राज्यपाल करेगा।
आगे, इसके अलावा राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर दोहरी भूमिका निभाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के आदेश पर 5 वर्षों के लिए की जाती है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पाणी पद पर रह सकता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब यह है कि राष्ट्रपति चाहेगा तो राज्यपाल रहेगा, नहीं रहेगा। राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है सब कुछ, और राष्ट्रपति सलाह पे करता है मंत्रिपरिषद की, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आगे अब हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 155 क्या कहता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये आप रिवाइज याद कर लेना। आगे अब राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। अनुच्छेद 157 कहता है राज्यपाल के रूप में जिस इंसान की नियुक्ति हो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता, संविधान में निम्न योग्यताओं के बारे में बताया गया है। वह भारत का नागरिक हो, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, वह राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए ताकि वह स्थानीय राजनीति में लिप्त ना हो। ये कहीं भी संविधान में नहीं लिख रखा, लेकिन ये एक अब औपचारिकता बन गई है कि वह राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। आगे, एक ही व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे दोनों राज्यों की तनख्वाह दी जाती है। हम आपको बता दें, सामान्यतः तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि जो 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत एक व्यक्ति 1 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल बन सकता है। राज्यपाल की प्रतिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि दौरान कम नहीं किए जा सकते, लेकिन जो राज्यपाल को एक बार जो भत्ते मिलने स्टार्ट हो गए वो कम नहीं हो सकते उसके, जब तक वो राज्यपाल रहेगा तब तक। अब हम बात करेंगे राज्यपाल की शक्तियां और उसके कार्य को हमने निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझते हैं। सबसे पहले कार्यकारी अधिकार है, विधायी अधिकार है, वित्तीय अधिकार है, न्यायिक अधिकार है। हम सबसे पहले आपको बताते हैं उनके कार्यकारी अधिकार। कार्यकारी अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जिनका प्रयोग राज्यपाल के नाम पर मंत्रियों की परिषद द्वारा किया जाता है। इसलिए राज्यपाल केवल नाम मात्र का प्रमुख है और मंत्रियों की परिषद वास्तविक कार्यकारी होती है। मंत्रियों की परिषद का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। निम्नलिखित पद पर राज्यपाल द्वारा स्टेट के अंदर ये जो लोग हैं वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जैसे राज्य का मुख्यमंत्री भी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के अन्य मंत्री भी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, जिसके बारे में अनुच्छेद 165 में बता रखा है, वो भी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह राष्ट्रपति एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, मुख्यमंत्री किया जाता है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के अन्य मंत्री करते हैं, और महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल भी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। कंफ्यूज मत हो जाना, कभी आप सोचो कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल कैसे नियुक्त कर सकता है। ठीक है, मुख्यमंत्री को राज्यपाल ही नियुक्त करता है। वह राष्ट्रपति से एक राज्य में संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश भी कर सकता है। राज्यपाल जो है वो सिफारिश करता है, जो राज्य में जो आपातकाल लगता है ना अनुच्छेद 356 के तहत, वो उसकी सिफारिश राज्यपाल ही करता है। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि के दौरान राज्यपाल को राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में व्यापक कार्यकारी अधिकार प्राप्त होते हैं। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तत्पश्चात तो करता देता राज्यपाल ही होता है, और राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। वो हम आपको बताएंगे तब। अब हमने कार्यकारी अधिकारों की बात करी, अब हम बताते हैं विधायी अधिकार। राज्यपाल को यह अधिकार 2 उप समूह में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। एक तो बिल के संदर्भ में, दूसरे विधानसभा के संदर्भ में। धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयक को उसकी मंजूरी के लिए राज्यपाल के सामने पेश किया जाता है। धन विधेयक यानी मनी बिल इसलिए पेश नहीं किया जाता क्योंकि मनी बिल तो ऑलरेडी वो राज्यपाल से पूछ के लेके आते हैं कि मनी बिल ले आए क्या, इसलिए राज्यपाल उसे नहीं रोक सकता। वह बिल पर सहमति दे सकता है, बिल को अपने पास रख सकता है। मनी बिल के अलावा जो भी बिल होता है वो उसकी सहमति भी दे सकता है और बिल को अपने पास भी रख सकता है। और मनी बिल की डिफाइन, ये मनी बिल है या नहीं है, ये विधानसभा के अध्यक्ष के पास ये पावर होती है। बाकी ये
बिल को सदनों में पूर्ण विचार के लिए भी लौटा सकते हैं। राज्यपाल के पास पावर है कि वो बिल को पूर्ण विचार के लिए भी लौटा सकता है। परंतु यदि विधानसभा के द्वारा संशोधित या बिना संशोधन के फिर से बिल पारित कर दिया जाता है तो उसे अपनी सहमति देनी पड़ती है या राष्ट्रपति के विचार के लिए बिल को आरक्षित कर लेता है। बिल आया, राज्यपाल ने कहा कि भाई इसको लौटा दिया, लेकिन वो दोबारा बिल आ गया तो उसके बाद फिर राज्यपाल को उस पर अपनी मंजूरी देनी पड़ेगी। ये नहीं कि वो फिर कह देगा दोबारा जाओ, उसको मंजूरी देनी पड़ेगी। और वो राष्ट्रपति के विचार के लिए भी बिल को रख सकता है कि मैं तो राष्ट्रपति से विचार करूंगा, उसके बाद फिर बिल पास करूंगा। ये उसकी शक्तियां हैं। इसके अलावा हालांकि राज्यपाल पूर्ण विचार के लिए धन विधेयक बिल वापस नहीं भेज सकता। तो हमने बताया था कि धन विधेयक तो पूछ के उससे आता है, तो वापस क्यों भेजेगा वो? ये इसलिए है क्योंकि आमतौर पर यह विधेयक केवल राज्यपाल की पूर्ण सहमति के साथ ही पेश किया जाता है। वही हमने बताया था कि राज्यपाल की सहमति के ऊपर ही आता है धन विधेयक। तो यदि विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति ये जान सकता है कि राज्यपाल अपनी सहमति दे रहा है या अपनी सहमति पर रोक लगा रखी है। आगे अब हम बात करेंगे विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल के पास क्या पावर है। राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा को बुलाने व स्थगित करने का अधिकार है और विधानसभा को भंग भी कर सकता है जब वह अपना बहुमत खो दे। अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल विधानसभा को बुलाता है और उसको स्थगित करता है और उसको भंग भी कर सकता है जब वो अपना बहुमत खो दे। अब कुछ वित्तीय अधिकार क्या क्या है। वो वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य का बजट विधानसभा के समक्ष रखता है। जो बजट है वो पेश करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, उसी की देख रेख में बजट पेश होता है। धन विधेयक केवल राज्य विधानसभा में इसकी पूर्व अनुशंसा से पेश किया। वही कि धन विधेयक तभी पेश होगा जब राज्यपाल उसकी सहमति दे देगा। अनुदान के लिए कोई भी मांग नहीं की जा सकती। अनुदान के लिए कोई भी मांग तभी होगी जब राज्यपाल उसकी यस या नो में जवाब दे देगा। आगे अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए आकस्मिक निधि से पैसा राज्यपाल की जो इमरजेंसी फंड होता है राज्य के पास, उसके लिए भी राज्यपाल की अनुशंसा के बाद ही निकाला जा सकता है और राज्यपाल के बिना नहीं निकाल सकते हो। वह नगरपालिका और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन गठन करता है? इसका आंसर होगा राज्यपाल। आगे अब कुछ न्यायिक अधिकार भी हैं उसके। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह करता है जब भी उसे राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्त करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जब राष्ट्रपति को जब उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी पड़े तो वो किससे सलाह लेता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, एडवोकेट जनरल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल से सलाह लेता है वो, जब उसको उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी पड़ेगी तब। आगे अब माफी के अधिकार हैं कुछ राज्यपाल के पास। हम आपको बता दें राज्यपाल मृत्युदंड की सजा माफ नहीं कर सकता। चाहे किसी को राज्य विधि के तहत मौत की सजा मिली हो तो भी उसे राज्यपाल के बजाय राष्ट्रपति ही क्षमा की याचना करनी होगी। यानी कि जिसे मृत्युदंड मिल गया उसे राज्यपाल माफ नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ राष्ट्रपति के पास पावर है। इसके अलावा अपराधी को पूरी तरह दोष मुक्त करना, फांसी को स्थगित कर सकता है, राहत दे सकता है कुछ विशेष परिस्थितियों में सजा की, बाकी मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता। ये सजा के चरित्र को बदल देना, सजा में छूट देना, सजा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल देना, ये सब है इनके पास, राज्यपाल के पास पावर। इसके अलावा कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल राष्ट्रपति से भी अलग है। जैसे राज्यपाल के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। संविधान में इस बात की भी कल्पना की गई है कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में काम कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति के मामले में ऐसी कल्पना नहीं की गई है। आगे दूसरी बात, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह बाध्यता तय कर दी गई है, लेकिन जबकि राज्यपाल के लिए इस तरह का कोई उपबंध नहीं है। ये दो बातें हैं जिनसे राज्यपाल राष्ट्रपति से अलग है। एक तो राज्यपाल के पास अपने विवेक यूज करने की पावर है, और दूसरा 42वें संशोधन विधेयक द्वारा मंत्रियों की सलाह के लिए राष्ट्रपति तो बाध्य है लेकिन राज्यपाल बाध्य नहीं है, लेकिन नॉर्मली राज्यपाल मानता है मंत्रिपरिषद की बात। अब हम आपको बताते हैं राज्यपाल का निष्कासन किन परिस्थितियों में होता है।
केंद्र सरकार को राष्ट्रपति की सहमति के आधार पर किसी भी राज्य के राज्यपाल को किसी भी समय हटाने का अधिकार है, यहाँ तक कि उसे हटाए जाने का कारण बताए बिना भी उसको हटा सकते हैं। यानी कि केंद्र सरकार कभी भी राज्यपाल को हटा सकता है। लेकिन बिहार में पुडुचेरी में किरण बेदी को हटाया ना, बिना कारण बताए ऐसे ही। आगे, हालांकि इन अधिकारों का मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनका प्रयोग असामान्य और असाधारण परिस्थितियों में वैध और मजबूरी के कारण किया जा सकता है। आगे, एकमात्र कारण कि राज्यपाल के विचार व नीतियां राज्य सरकार से भिन्न है या केंद्र सरकार ने उसमें अपना विश्वास खो दिया है, राज्यपाल के निष्कासन का कारण नहीं बन सकता। यानी कि राज्यपाल के विचार अगर स्टेट गवर्नमेंट से अलग है या केंद्र सरकार ने उसने अपना विश्वास खो दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप राज्यपाल को हटा दोगे। केंद्र सरकार में परिवर्तन उसके निष्कासन कारण नहीं बन सकते। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बदली हो गई तो ये नहीं कि राज्यपाल हट जाएगा, राज्यपाल बना रहेगा, लेकिन नॉर्मली हटा ही देते हैं राज्यपाल। अपनी सरकार आती है तो अपना राज्यपाल बनाते हैं वो। एक राज्यपाल के हटाने के फैसले को कानून के किसी भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अदालत केंद्र सरकार से वह साक्ष्य प्रस्तुत करने को कह सकती है जिसे द्वारा निर्णय लिया गया हो, बाध्यकारी कारणों को सिद्ध करने के लिए। राज्यपाल उसमें चुनौती दे सकता है कोर्ट में कि मुझे क्यों हटाया गया, और कोर्ट कह सकती है सरकार से कि तथ्य लाओ जिस रीजन से तुमने राज्यपाल को हटाया है। अब हम आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण